Okay, so today we are going to discuss pre-stressing steel. Uh, the objective of this discussion is to uh, highlight the importance of high-strength steel required for pre-stressing. Ordinary reinforcing steel, उसकी yield strength कितनी होती है normally? 40 ग्रेड की कितनी होती है? तो ऑर्डिनरी के केस में the steel strength is 40,000 psi, maybe up to 60,000 psi. Okay, sorry, 40,000 psi to 60,000 psi. Now let's try to understand the importance of high strength steel by first assuming that we are going to use an ordinary reinforcing steel for the purpose of pre-stressing the concrete. Okay, so let's say this is the stress strain curve in tension for the reinforcing bar, ordinary reinforcing bar. Let's say this is 40,000 psi, okay, and it has certain ultimate tensile strength. Now, we discussed last time that these pre-stressing tendons are supposed to impart pre-stressing forces to concrete. इन pre-stressing tendon tension में खिंची होगी और उसको end से anchor होगा या bond के through anchor हुआ होगा depending upon कि pre-tensioning कर रहे हैं या post-tensioning कर रहे हैं. In any case, pre-stressing जो tendon है it has to remain under tension और कंक्रीट को उसने कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस करनी है ताकि वो उसको प्री कंप्रेशन जोन दे जहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लोड की वजह से आनी है. अब इस प्रोसेस को जरा देखिएगा कि जैसे ही आपने फोर्सेस कंक्रीट को ट्रांसफर की, जैक्स हटा दिए और फोर्सेस कंक्रीट को ट्रांसफर हो गई है, ठीक हो गया. अब क्या होगा, कंक्रीट जाहिर है कुछ शॉर्टनिंग होगी उसमें, कंक्रीट को जैसे ही वो फोर्सेस लगेंगे तो कंक्रीट क्या होगी, शॉर्टन. अब कंक्रीट जितनी ज्यादा शॉर्टन हो जाएगी उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर कंक्रीट बिल्कुल रिजिड हो तो जितनी फोर्स उसको आप जैसे ही आपने उसको ट्रांसफर किया जितनी फोर्स ट्रांसफर होगी उतनी ही रहेगी. अगर ये जो मसल मेंबर है अगर ये शॉर्टन होगा तो उससे जो प्री स्ट्रेसिंग टेंडन है उसमें उसके स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर ये बिल्कुल, चलो आप एज्यूम करें कि शॉर्ट टर्न होता जाए, फॉर्म अपने माइंड में बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल मटेरियल लेके आए, अगर ये शॉर्ट टर्न होता जाए और वो प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस को यहाँ पे आपने एंकर किया हुआ दोनों एंड से और वो इसको दबा रहे और ये दबाई शॉर्ट टर्न हो जा रहा है, तो क्या होगा, जिस प्री स्ट्रेसिंग टेंडन है उसमें स्ट्रेस रिलीज होता जाएगा क्योंकि वो उसके एंड, उसमें स्ट्रेस कब रहेगा, जब तक उसके एंड जितने डिस्टेंस पे थे उतनी डिस्टेंस पे रहे. ठीक है, मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूं. लेट्स से ये मेंबर है और इसके एंड्स के ऊपर यहां पर प्री स्ट्रेसिंग टेंडन को आपने एंकर कर दिया. अभी कोई शॉर्टनिंग नहीं हुई, अभी जस्ट बात कर रहे हैं इनिशियली ये मेंबर इस पोजीशन में है. इसमें प्री स्ट्रेसिंग टेंडन में यही स्ट्रेस थ्योरेटिकली स्पीकिंग यही रहेगा जब तक कि इसके दोनों एंड्स इतने ही डिस्टेंस अपार्ट रहें. ऐसे ही है, जो भी फिनोमिनन हो जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी फिनोमिनन की वजह से, अभी फिनोमिनन की तरफ बाद में आएंगे, जो भी फिनोमिनन की वजह से ये दोनों एंड्स करीब आएंगे एज कंपेयर टू दिस ओरिजिनल पोजीशन, जितना ये करीब आते जाएंगे उतना उसका स्टील का स्ट्रेस रिलीज होता जाएगा. स्टील में स्ट्रेस रिलीज होने का मतलब है जितनी वो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना वो फोर्स कम होती जाएगी. एग्री. नाउ कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड कि जब भी ये करीब आएंगे तो आपका प्री स्ट्रेसिंग स्टील में स्ट्रेस लेवल डाउन जाएगा और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो कंक्रीट को ट्रांसफर हो रही है वो रिड्यूस होती जाएगी. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपके ख्याल में कंक्रीट की बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा जैसे ही उसको फोर्स लगेगी? नो, कंक्रीट इज नॉट समथिंग रिजिड, थोड़ी कम होगी लेकिन होगी. किस चीज पे डिपेंड करता है? इसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे. अगर उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो
उसको कम कम होगी ये शॉर्टनिंग, इसको हम कहेंगे इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग का मतलब है जो जैसे ही लोड लगा साथ ही ये इमीडिएट फौरन ही ये शॉर्टनिंग कुछ होगी, ठीक। उसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ, ठीक है। अगर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हायर होगी तो शॉर्टनिंग ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये इलास्टिक शॉर्टनिंग की बात हो रही है, उतनी ही कम होगी। और जितनी ये कम होगी उतना लॉस इन प्री स्ट्रेस फोर्स उतना कम होगा। जितना ये शॉर्टनिंग कम होगी उतना प्री स्ट्रेस में लॉस कम होगा। जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे ये बार भी इधर ही आ जाएगी, इसके एंड्स करीब आ गए, स्ट्रेन रिलीज होगा, इसका मतलब स्ट्रेस भी रिलीज होगा और अल्टीमेटली प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लॉस होगी। एक लॉस होती है इनिशियल, जैसी फोर्स ट्रांसफर हो जाए। एक और लॉस होती है ड्यू टू सस्टेन्ड लोड एंड ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। मैं इसको इकट्ठा ग्रुप करने जा रहा हूं, क्रीप एंड श्रिंकेज। क्रीप एंड श्रिंकेज इन व्हाट? ऑफ कंक्रीट। क्या फर्क है क्रीप और श्रिंकेज में? क्या चीज होती है? क्रीप इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन्ड लोड। क्या मतलब? मैं लेट्स से एक मेंबर है, उस पर मैंने एक सर्टेन लोड लगा दिया, मान लें कि 1 किलोन्यूटन लोड लगा लिया, ठीक। जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा 1 किलोन्यूटन, जो इमीडिएटली शॉर्टनिंग होगी उसको हमने कह दिया इलास्टिक शॉर्टनिग, ठीक हो गया। अभी मैंने लोड लगाया, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद में फिर आया, वही लोड उतना ही लगा हुआ है, 1 किलोन्यूटन उसी मेंबर पे उसी जगह लगा हुआ है, और लेकिन मैंने देखा कि ये उसी सस्टेन लोड की वजह से 0.5 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर जितना भी थोड़ा सा और शॉर्टन हुआ है। ये जो एडिशनल शॉर्टनिंग इसके अंदर आई है ड्यू टू सस्टेन्ड लोड, इस शॉर्टनिंग, एडिशनल शॉर्टनिंग ड्यू टू सस्टेन्ड लोड को हम कह रहे हैं क्रीप। और श्रिंकेज, कंक्रीट जब क्योर होने के बाद इसका मॉइस्चर लूज होता है तो साथ में ये श्रिंक करता है, ठीक है। श्रिंक का मतलब इसका वॉल्यूम, उसकी डायमेंशंस कम होंगी, जैसे आप कपड़े श्रिंक करवाते हैं। तो इन दोनों फिनोमिना की वजह से क्रीप ऑफ कंक्रीट, यहां पे क्रीप होगी ना, एक दफा प्री स्ट्रेस फोर्स लग गई, अब सारी उम्र ये लगी रहेगी। सस्टेन लोड की वजह से एडिशनल जो रिडक्शन इन लेंथ होगी, और प्लस कंक्रीट की अपनी श्रिंकेज जल्दी हो जाएगा। ये इसके लिए साल गुजरना वो नहीं, जैसे ही वो अर्ली डेज में उसका इफेक्ट आ जाएगा श्रिंकेज का। क्रीप इट विल टेक ईयर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ब्रिज स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है वो 50 ईयर्स 75 ईयर्स 100 ईयर्स के लिए डिजाइन होना है, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रीप उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सारे लॉसेस को जरा देखें, इसकी वजह से भी स्ट्रेस लॉस होगा, ये फिनोमिनन होगा। जितना ये कम होगा उतना ये भी कम होगा ना। अगर आपका जो इनिशियल स्ट्रेस है, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, लेट्स से आपने कंक्रीट में जो इनिशियल स्ट्रेस, सॉरी प्री स्ट्रेसिंग टेंडन में जो इनिशियल स्ट्रेस डाला था वो ऑर्डिनरी ये आपने यूज किया था, तो जाहिर है जितनी स्ट्रेंथ है सारी की सारी तो नहीं कर देंगे ना, इससे ना हो कि आप उसको उधर ही फेल कर दें। तो लेट्स से मैंने इनिशियल जो स्ट्रेस उसमें डाला स्टील में वो था 24,000 psi, ठीक। यानी सर्टेन लेवल पे मैंने उसको स्ट्रेस, स्टील में स्ट्रेस इतना है इनिशियली। अच्छा, अब क्या हुआ, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, अच्छा इसकी वजह से जो स्टील में स्ट्रेस होगा एप्सिलॉन एफ इनिशियल स्टेज पे, ये कितना होगा, कैसे कैलकुलेट हो सकता है? इस रिलेशन से, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। आपको ई ऑफ द स्टील पता है और आपको ये स्ट्रेस मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला स्ट्रेस, तो आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट कैन बी एप्सिलॉन कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल टू एफ एस ओवर ई। अब ना एफ एस आपने कर दिया 24,000 psi और स्टील का जो ई है 29,000 KSI है, तो मैंने इसको PSI में लिख दिया, ठीक हो गया। 29 × 10⁻⁶ PSI। अब इसका आंसर क्या निकला? लेट्स से दिस आंसर इज 8.0 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये
इंच पर इंच कह लें या मिलीमीटर पर मिलीमीटर, स्ट्रेन परसेंटेज में नहीं, बस जितनी वैल्यू आ रही होती है, यूनिटलेस। ओके, इनिशियली अब इस वक्त स्ट्रेन कितना है, ये है स्ट्रेन। लॉस आएगा तो फिर क्या होगा, लेट्स से लॉस जो आया, लॉस की वजह से लॉस इन स्ट्रेन, लेट्स से इक्वल टू डेल्टा एप्सिलॉन, मैं उसको कह देता हूं, इज इक्वल टू लेट्स से क्रीप और श्रिंकेज वगैरह की वजह से जो लॉस आएगा, लेट्स से वो भी उतना ही आ जाता है, उतने ही ऑर्डर का। ये मैं जस्ट आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं, वो इस ऑर्डर के होंगे, 8 हो सकते ना, हो सकता है 6 हो सकते 5 हो सकते 7 हो, डिपेंड करेगा, लेकिन लेट्स से इतना ही लॉस इन स्ट्रेन आ जाता है। अब कंक्रीट स्टील में जितना स्ट्रेन था, इस वक्त कंक्रीट शॉर्टन हुआ, उसकी वजह से जितनी स्ट्रेन कंक्रीट में प्रोड्यूस हुई उतनी स्ट्रेन स्टील स्ट्रेस में कम हुई, जितनी स्ट्रेन थी सारी के सारी लॉस हो गई। स्टील में स्ट्रेन जीरो, स्ट्रेस जीरो, नो, सारी के सारी 100% लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, जितनी थी सारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कंक्रीट ने शॉर्टन किया। हाई स्ट्रेंथ, इस अगर आप नॉर्मल स्ट्रेंथ की यूज करेंगे तो ये मसला हो जाएगा, all of the or nearly all of the pre-stressing force will be lost. So this is an important thing to understand कि why we need high strength steel for pre-stressing. अब आप इमेजिन करें कि मैंने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग रखी है 270,000 psi, कंपेयर दी मैग्नीट्यूड, ठीक है, 270,000 psi। नॉर्मली इसी ग्रेड के या इससे ऊपर वाले ग्रेड के भी प्री स्ट्रेसिंग टेंडन होते हैं। तो अगर इसमें से मैं देखूं कि एप्सिलॉन एस इस टाइम पे, इस